चलो करते स्टार्ट। तो रिवाइज करते बेटा जो हमने कल किया था और फिर आज आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। डेफिनेशन क्या था उसका? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सो एज टू मेंटेन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, राइट। अगर हमको शेयर होल्डर की वेल्थ को मेंटेन रखना है, हाँ मतलब बढ़ाना भी नहीं है, कम भी नहीं करना है, मेंटेन रखना है, इन दैट केस हमको हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना कमाना पड़ेगा? जितना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट। बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो परसेंटेज है, वो खर्चा है हमारा जो हमको बाहर पे करना है। जितना हमको बाहर पे करना है उतना हमको कमाना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। तो ये हमने देखा था बेटा। फिर मैंने बताया था फाइनेंस मैनेजर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इन्वेस्टमेंट करना और फाइनेंसिंग करना, राइट। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड चाहिए, फंड आएगा कहां से? फाइनेंसिंग करके। तो फाइनेंसिंग इक्विटी और डेब्ट दो सोर्स से हो सकता है। इक्विटी के अंदर आता है बेटा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, और डेप्थ में आता है डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, राइट। अब डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन पे हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं डिवेंचर होल्डर को, बॉन्ड बॉन्ड होल्डर्स को। और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स पे हम डिविडेंड पे करते हैं, राइट। अब रिटेन्ड अर्निंग जो है बेटा, रिटेन्ड अर्निंग पे कुछ अमाउंट किसी को पे नहीं करना होता है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। तो डिविडेंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंटरेस्ट ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको परसेंटेज में चाहिए। हाँ, तो कैसे करना वो हम लोग देख रहे हैं, राइट। आ जाओ। फिर हमने देखा था अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितना ही है, इक्वल है, तो शेयर होल्डर की वेल्थ हमारी मेंटेन रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, राइट। लेकिन अगर हमारा आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब आपने जो रिटर्न कमाया वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमाया, तो आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। आरओआई कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इन दैट केस शेयर होल्डर की वेल्थ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि रिटर्न मैंने कम कमाया पर मुझे कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रहा है, अर्निंग कम है, कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कैसे कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो दो स्टेप्स देखी थी। स्टेप नंबर 1 में हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ फाइंड आउट करना है। ये हमको इंडिविजुअल चारों फाइंड करते आना चाहिए। स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे? ये चारों का एवरेज करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे, उसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका सिंबल क्या है? केओ। केओ मतलब ओ फॉर ओवरऑल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये चारों का एवरेज, राइट। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था केई कैसे फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमने बात की थी बेटा चार पांच मेथड है केई फाइंड आउट करने के, जिसमें से चार हमने कल की क्लास में किए थे। कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, यहाँ पे डिविडेंड एवरी ईयर सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या था? D1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू प्लस जी करना पड़ेगा, D1 अपॉन P0 प्लस जी करना पड़ेगा। यहाँ पे मेथड नंबर 2 में बेटा, मेथड नंबर 2 अप्लाई कब होगा? उस कंपनी का मैं केई फाइंड कर रहा हूं जिस कंपनी का डिविडेंड हर साल बढ़ेगा, ग्रो होगा, राइट। तो D1 अपॉन P0 प्लस जी करेंगे इंटू 100। उसके बाद इसी में मैंने बताया था बेटा आपको कि D1 कैसे फाइंड करना। तो अगर क्वेश्चन में मुझे D0 दिया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया है, तो मैं ग्रोथ उसमें ऐड कर दूंगा। ग्रोथ ऐड करने पर मुझे D1 मिल जाएगा। हाँ, ग्रोथ कैसे निकलता है? तो मैंने फर्स्ट क्लास में, हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे बेटा, आपने देखे वो, समझा उसमें ग्रोथ कैसे निकाला था? हाँ, तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए रिटेंशन रेशियो निकाला था हमने और इंटू आरओई किया था। रिटेंशन रेशियो इंटू आरओई, इससे हमको ग्रोथ रेट मिलता है, अगर नहीं दिया है तो।
थर्ड मॉडल था हमारा कांस्टेंट अर्निंग मॉडल। कांस्टेंट अर्निंग मॉडल इज वेरी सिमिलर टू कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, सिर्फ हमको D1 को रिप्लेस करना है ईपीएस के साथ, अर्निंग पर शेयर के साथ। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ईपीएस 1/P0 इंटू 100। अर्निंग ग्रोथ मॉडल इज वेरी सिमिलर टू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, है ना। यहाँ पर भी सिर्फ D1 हटाकर हमको ईपीएस 1 डालना है, ईपीएस 1/P0 प्लस G इंटू 100 करेंगे, राइट। चलो अब बेटा मेथड 5 स्टार्ट करने के पहले, बिफोर स्टार्टिंग मेथड 5, एक नोट लिखो आप। इफ न्यू शेयर आर issued, if new shares are issued, then in place of P0, in place of P0, net proceeds are to be taken. Net proceeds are to be taken. राइट, क्या समझा। अब देखो जो चार मॉडल्स हमने देखे हैं ना, चारों मॉडल में डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, P0। देखो यहाँ पर भी P0, थर्ड में भी P0, फोर्थ मॉडल में भी P0 है, राइट। अब P0 का मतलब क्या है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। अब मुझे बताओ शेयर की करंट मार्केट प्राइस कब मिलेगी आपको, जब कंपनी का शेयर लिस्टेड है, कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो आपको करंट मार्केट प्राइस मिलेगी। लेकिन मान लो कंपनी ने नया शेयर इशू किया है, आज पब्लिक इशू किया, तो जो नया शेयर इशू होता है तो वो इमीडिएटली लिस्ट नहीं होता, उसको लिस्ट होने के लिए टाइम लगता है, राइट। तो अगर कोई नया शेयर इशू हुआ है तो आपके पास मार्केट प्राइस होगी ही नहीं, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, T0 के जगह पर मुझे लेना पड़ेगा नेट प्रोफिट। नाउ व्हाट इज नेट प्रोफिट, नेट प्रोफिट का मतलब नया शेयर इशू करके कैश कितना मिला, नया शेयर इशू करके कैश कितना मिला, राइट। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखना नेट प्रोसीड्स, जिसको हम एनपी बोलेंगे, एनपी नेट प्रोसीड्स, राइट। ये कैसे आएगा बेटा, तो बहुत सिंपल है। मान लो आपको शेयर का फेस वैल्यू दिया हुआ है, शेयर का फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम प्लस करो, फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस करो, प्रीमियम पे इशू हुआ है। और अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट लेस करो, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, राइट। दूसरा बेटा, दूसरा इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा इशू एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। मान लो बेटा एक कंपनी ने शेयर इशू किया, शेयर का फेस वैल्यू 10 था, शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10, और ये शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ, तो प्रीमियम क्या करेंगे हम, ऐड, सपोज 2 रुपए का प्रीमियम या 20% का प्रीमियम, तो फेस वैल्यू 10, 20% प्रीमियम मतलब 2 रुपीज का प्रीमियम। अब हमने शेयर इशू किया, तो शेयर को इशू करने में खर्चा होता है ना, कैसे, कौन सा खर्चा होता है, प्रोस्पेक्टस छपवाते हैं हम लोग, उसका खर्चा, अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ता है, उसका खर्चा, राइट। ये सारा एक्सपेंसेस मान लो 1 रुपया आया, इशू एक्सपेंसेस माइनस डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, वो इशू एक्सपेंसेस है। देखो जब आप शेयर इशू करते हो तो या प्रीमियम पे इशू करते हो या डिस्काउंट पे इशू करते हो, तो प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम ऐड,
डिस्काउंट पे इशू किया, डिस्काउंट लेस, राइट। लेकिन इशू एक्सपेंसेस हमेशा लेस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो खर्चा है। मेरे हाथ में कैश कितना आया? 11। 11 आया। फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर दिया, इशू एक्सपेंसेस लेस कर दिया। ये 11 को मैं क्या बोलूंगा? नेट प्रोफिट। क्या मतलब होता है नेट प्रोफिट का? नेट कितना कैश मेरे हाथ में आया, नेट कितना कैश मेरे हाथ में आया, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग नेट प्रोफिट। ये नेट प्रोफिट आप ले लेना कहां पे? T0 की जगह पे। समझ में आ रहा है, राइट? तो चल, कितने क्वेश्चन हुए थे हमारे कल की क्लास में? 3 हुए थे। स्टार्ट करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट कैलकुलेट KE, कैलकुलेट KE, डिविडेंड डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल ₹3 पर शेयर, डिविडेंड पेबल ₹3 पर शेयर। ग्रोथ रेट is 10%. Growth rate is 10%. Face value of share is ₹10 and it is issued at discount of 5%. Face value of share is ₹10 and it is issued at discount of 5%, right? Issue expenses are ₹5. Issue expenses are ₹5। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको करंट मार्केट प्राइस नहीं दिया है, बराबर है। आंसर स्टार्ट करना मेरे साथ। सबसे पहले आप देखो D1 है क्या आपके पास, है ना? डिविडेंड पेबल, पेबल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना? फ्यूचर की बात हो रही है, तो ₹3। D1 इज ₹3। ग्रोथ दिया हुआ है G 10%, राइट। अब P0 के जगह पर क्या लेना पड़ेगा हमको? नेट प्रोफिट लेना पड़ेगा, है ना? नेट प्रोफिट कैसे आएगा? तो फेस वैल्यू ले लिया ₹10। अब देखो डिस्काउंट पे इशू हुआ है ना? कितना डिस्काउंट? 5%। इसमें से मैं 5% माइनस करूं, 10। अब कैलकुलेट ले लो हाथ में। 10 माइनस 5%, 9.5 को मैं क्या बोलूंगा? इश्यू प्राइस। क्या बोलेंगे? इश्यू प्राइस। उसमें से बेटा ₹0.5 का हमारा इश्यू करने का एक्सपेंसेस हुआ। 0.5 इश्यू करने का एक्सपेंसेस हुआ, ₹9 आया। तो नया शेयर इश्यू करने पर नेट कैश मेरे हाथ में कितना आया बेटा? ₹9। ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करो। कौन सा मॉडल यूज करना पड़ेगा? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, राइट? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। D1 अपॉन P0 नहीं करेंगे, D1 अपॉन नेट प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्लस G इंटू 100, बाकी सब सेम। D1 3 अपॉन 9 प्लस ग्रोथ 10% कैसे लिखेंगे? 0.10
0.10 into 100. 3/9, 3/9 पहले करना, फिर प्लस 0.10 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना है? 43.33, 43.33, 43.33%। हाँ बेटा, राइट है। पूजा अदिति, राइट है बेटा, 43.33%। ठीक है। आज थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, EPS is ₹7, earning per share is ₹7, dividend payout ratio, dividend payout ratio is 50%, इज 50%, राइट। अब इसका मीनिंग क्या होगा? कंपनी का ईपीएस कितना है? 7, राइट। 7 रुपीज कंपनी ने कमाया, पर 7 में से डिविडेंड कितना दिया? 50% दिया, मतलब कितना? 3.5। तो कंपनी ने 7 में से 3.5 डिविडेंड दे दिया, तो क्या मैं 3.5 को D1 बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, ये ईपीएस 1 है। हाँ, ये ईपीएस 1 मतलब एक्सपेक्टेड ईपीएस है, राइट। हाँ, P0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्वेश्चन में दिया है बेटा 70 रुपीज, 70 रुपीज। कैलकुलेट KE, कैलकुलेट KE यूजिंग नंबर 1 कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। सेकंड, कांस्टेंट अर्निंग्स मॉडल, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, कांस्टेंट अर्निंग मॉडल। दो मॉडल से करना है, दो मॉडल से करना है, राइट। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले कांस्टेंट अर्निंग मॉडल से करते हैं। हाँ, तो लिखो के ई, या कांस्टेंट डिविडेंड से करो, कांस्टेंट डिविडेंड से करो, ठीक है। तो फर्स्ट के ई फाइंड आउट करना है। हाँ, तो D1/P0 इंटू D1 बताओ कितना? 3.5। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 7 का 50%, 7 का 50%, है ना। 7 ईपीएस है बेटा, 7 का 50% हमने डिविडेंड दिया, 7 का 50% यानी 3.5 हमारा D1 है, और P0 है 70 रुपीज इंटू 100। हाँ, 5% आ रहा है, 5। ये हमारा कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल था बेटा। यस, 5% आएगा, राइट। हाँ, सेकेंड, सेकेंड। अब हमको के ई फाइंड करना है कांस्टेंट अर्निंग मॉडल से। ईपीएस 1 ले लेंगे, तो D1 की जगह पे क्या लेना पड़ेगा अब हमको? ईपीएस 1, बाकी सब सेम रहेगा, P0 इंटू 100, राइट। तो 7 दिया हुआ है ईपीएस, 7/70 इंटू 100, 10%, 10%।
And clear? Put out. Question number 6. Calculate KE using constant earnings मॉडल. कौन सा मॉडल है ये हमारा? फोर्थ फोर्थ नहीं, एक सेकेंड ना, इसको अर्निंग ग्रोथ करो, इसको अर्निंग ग्रोथ करो. कैलकुलेट के यूजिंग अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल. अब ये हमारा फोर्थ मॉडल है, ये हमारा फोर्थ मॉडल. याद है फॉर्मूला क्या है? हाँ, ईपीएस ईपीएस 1/P0 प्लस जी, प्लस जी इंटू 100. ये हमारा फोर्थ मॉडल. ठीक है, अब क्वेश्चन लिखना. Last EPS was ₹8. Last EPS was ₹8. Growth 10%. P0 ₹44. P0 ₹44. राइट, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन. अब आप बताओ बेटा, क्वेश्चन में ईपीएस 0 दिया है कि ईपीएस 1 दिया है? 0 है ना. लास्ट ईपीएस बोला हुआ है, राइट. लास्ट ईपीएस बोला है, मतलब ये ईपीएस 0 है, पर हमको फॉर्मूले में चाहिए ईपीएस 1. हाँ, तो ईपीएस 1 हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. ईपीएस 1 कैलकुलेट करने के लिए ईपीएस 0 लिया और उसमें ग्रोथ ऐड कर दो, प्लस ग्रोथ कर दो, है ना. तो ईपीएस 0 बेटा ₹8 था, मतलब पिछले साल हमारा ईपीएस आया था ₹8, और हमारा ग्रोथ कितना है? 10% है. तो कैलसी पे आप लोग ट्राई करो. 8 प्लस 10% किया तो 8.8. 8.8 मेरा ईपीएस 1 हो गया. अब मैं मेरा फॉर्मूला यूज करूंगा. नाउ यूज योर फॉर्मूला and find out cost of equity, right? So KE is EPS 1 upon P0 plus G plus G into 100. EPS 1 है बेटा 8.8, 44 मार्केट प्राइस है, और मुझे G डेसिमल में लिखना पड़ेगा. 0.10 इंटू 100, राइट. तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 8.8 अपॉन 44, और उसमें फिर 0.10 प्लस करो. कितना होता बताओ? 20% आना, 30% आना चाहिए, राइट. यस बेटा 30%. क्या गया हमारा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 30%. यस बेटा राइट है. हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेट KE using constant earnings model. Calculate KE using constant earning model. ठीक है.
कौन सा मॉडल है ये हमारा? थर्ड। थर्ड मॉडल, राइट, थर्ड मॉडल कांस्टेंट अर्निंग मॉडल। क्वेश्चन में बेटा हमको दिया है D0 रुपीज रुपीज 6 लिख लेना। D0 दिया है रुपीज 6। डिविडेंड पे आउट रेशियो is 60%। 60%। Net proceeds from न्यू इशू, नया शेयर इशू करके कैश कितना आया? ₹50। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू इज ₹50। आपको केई फाइंड आउट करना है कांस्टेंट अर्निंग मॉडल से, राइट। अब कांस्टेंट अर्निंग मॉडल का फॉर्मूला ईपीएस अपॉन P0। P0 की जगह पे क्या लेंगे? नेट प्रोफिट, राइट। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, आप लोग ट्राई करो। मेरा फॉर्मूला होना चाहिए बेटा ईपीएस 1 अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। नेट प्रोसीड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ईपीएस 1 कैलकुलेट करना है। ईपीएस 1 कैलकुलेट करो। 6% आया। 6% आया। कैसे आया बेटा 6%? आप मुझे बताओ, मेरे पास D0 है, मुझे क्या चाहिए? ईपीएफ चाहिए, राइट। अब आपको पता है अपना वो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला याद है क्या था? डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला याद है क्या? डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला कराया था। डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, राइट। ये हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला था, डीपीआर का फॉर्मूला था, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा डीपीआर हमको दिया हुआ है 60%, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है 60%। डीपीएस मतलब डिविडेंड, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना है क्वेश्चन में? 6 रुपीज है, राइट, 6 रुपीज है। यहाँ पे आ जाएगा 6। अब मैं ईपीएस फाइंड कर सकता हूँ। ईपीएस, ठीक है। तो सिंपली 6 डिवाइडेड बाय 60% हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 60% हो जाएगा, तो मुझे ईपीएस मिल जाएगा ना। देयरफॉर ईपीएस इज 6 डिवाइडेड बाय 60% किया बेटा, तो ₹10 आता, ₹10 आता, राइट। अब आप मुझे बताओ ये ईपीएस 1 है कि ईपीएस 0 है, क्योंकि फॉर्मूले में तो मुझे ईपीएस 1 लेना है। तो ये ईपीएस 1 है या ईपीएस 0 है? ये ईपीएस 0 है। कैसे देखो, क्वेश्चन में डिविडेंड जो था, क्वेश्चन में जो डिविडेंड था वो 0 था, राइट। तो अगर मैं 0 डिविडेंड मतलब डिविडेंड D0 लेके अगर मैं ईपीएस कैलकुलेट करता हूं ना बेटा, तो मेरा ईपीएस भी 0 ही आएगा। मतलब पिछले साल का ईपीएस आया ये। अगर मैंने D1 लिया होता, कहाँ पे? फॉर्मूले में, यहाँ पे D1, तो मेरा ईपीएस भी 1 आता था, राइट। तो क्या याद रखेंगे आप? D0 लेके ईपीएस निकाला, ईपीएस भी 0 आएगा।
D1 लेके ईपीएस निकाला तो ईपीएस भी 1 आएगा। अब मुझे ईपीएस क्या मिला? 0। ईपीएस 0 मिला, कितना? 10। पर फॉर्मूले में तो ईपीएस 1 आएगा। कांस्टेंट रहेगा ना, मॉडल का नाम ही कांस्टेंट है ना बेटा। मॉडल का नाम है क्या है? कांस्टेंट अर्निंग मॉडल। कांस्टेंट अर्निंग मॉडल में ईपीएस 0 और ईपीएस 1 सेम ही रहने वाला है, राइट? तो देखो, कांस्टेंट अर्निंग मॉडल के अंदर ईपीएस 0 इज इक्वल टू ईपीएस 1, दैट इज ₹10। अगर ग्रोथ मॉडल होता तो सेम नहीं रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें ग्रोथ ऐड करते थे ना। डी ईपीएस 0 में ग्रोथ ऐड करते थे तो ईपीएस 1 मिलता था। ठीक है, चल अब फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं। ईपीएस 1 है बेटा हमारा 10, शेयर नेट प्रोसीड 50 है, इंटू 100, कितना? 20% आ रहा है, 20। डन। एनी डाउट बेटा? अदिति, पूजा, ये पॉइंट समझा क्या बेटा? ठीक है, तो देखो सिंपल है। अगर आपका D0 है तो ईपीएस भी 0 आएगा, और D1 है तो ईपीएस भी 1 आएगा, राइट? एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो सर। कैलकुलेट KE यूजिंग अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल, यूजिंग अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल, राइट? अब क्वेश्चन में बेटा हमको D0 दिया है ₹5। डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीआर, डीपीआर दिया है बेटा D0 को 3 कर देना, D0 को ₹3 करो, और डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन में हमने ईपीएस कैसे निकाला था? डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला यूज किया, फिर उसमें वैल्यूज डाली और ईपीएस निकाला। अगर मैं आपको बोलूं कि एकदम सिंपल है बेटा, D0 को अगर मैं डीपीआर से डिवाइड कर दूं, मतलब डिविडेंड को आप डिविडेंड पे आउट रेशियो से डिवाइड कर लो, तो क्या मिल जाएगा? ईपीएस। देखो यहाँ पे हमने वैसे ही किया था, देखो 6 हमारा डीपीएस था, डिविडेंड पर शेयर, और 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो था, है ना? डायरेक्ट डिवाइड करके भी आप ला सकते हो। अच्छा, आगे ग्रोथ, ग्रोथ लिख लेना 8%, ग्रोथ लिख लेना बेटा 8%, राइट? और मार्केट प्राइस P0 यानी शेयर का मार्केट प्राइस ₹110, शेयर की मार्केट प्राइस ₹110, राइट? करते ट्राई। सबसे पहले आपको ईपीएस फाइंड आउट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट ईपीएस, क्योंकि हमारा मॉडल क्या है? अर्निंग ग्रोथ है बेटा, अर्निंग ग्रोथ मॉडल है। तो ईपीएस लाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा बेटा, D0 को डिवाइड कर दूंगा डीपीआर से, डिविडेंड को डीपीआर से डिवाइड कर दो। तो डिविडेंड था 3 और डीपीआर था 60%, कितना आ रहा है बताओ?
5 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है। अब ये 5 ईपीएस 0 है कि ईपीएस 1 है? ईपीएस 0, ईपीएस 0 क्योंकि डी 0 है ना। डी 0 अगर है तो ईपीएस भी 0 रहेगा, लेकिन हमको फॉर्मूले में ईपीएस 1 चाहिए। ईपीएस 1 कैसे लेंगे? उसमें ग्रोथ बढ़ाओ, है ना। तो ईपीएस 0 प्लस ग्रोथ। तो ईपीएस 0 बेटा हमारा 5 रुपीज है, और हमारा अर्निंग एवरी ईयर 8% से ग्रो हो रहा है, 5.4 रुपीज आएगा। आपको इसको कैलकुलेटर पे करना है। 5 प्लस 8%, 5 प्लस 8%, 5.4 रुपीज आएगा। ₹5.4 आएगा। डन हो गया, बस अब फॉर्मूला यूज करो। AE is EPS 1 upon T0 into, ग्रोथ भी है ना यहाँ पे, ग्रोथ भी है ना, प्लस जी करना पड़ेगा ना, प्लस जी इंटू 100। ईपीएस 1 आया 5.4, 110 शेयर की मार्केट प्राइस, प्लस ग्रोथ को 0.08 लिखना पड़ेगा क्योंकि 8% है, डेसिमल में वो हो जाएगा 0.08, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। 12.9, 12.9, यस बेटा 12.9091। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो, कोई डाउट, आइडिया आ रहा है? कितने क्वेश्चंस हो गए? 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट के, कैलकुलेट के P0, तो यहाँ पे लिख लो ना, कैलकुलेट के यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, राइट। P0, P0 लिखना ₹40, P0 ₹40, D1 ₹4, D1 ₹4, रिटेंशन रेशियो 40%, ROE 20%, ROE, ROE is, ROE का फुल फॉर्म क्या बेटा? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? केई फाइंड करना है यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोला हुआ है, तो फॉर्मूले में जी होना चाहिए कि नहीं? जी क्वेश्चन में है क्या? देखो, क्वेश्चन में जी है क्या? देखो, हाँ जी नहीं है क्वेश्चन में, जी फाइंड करना पड़ेगा बेटा। बताओ जी कैसे फाइंड करेंगे? जी का फॉर्मूला हमने देखा था ना, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आरओई। ये हमने फर्स्ट डे जो किया था ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर, तब हमने जी का फॉर्मूला देखा था, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आरओई, राइट। तो देखो, रिटेंशन रेशियो है 40%,
तो इसको भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, 0.4 लिखेंगे। मैंने क्या बोला था, फॉर्मूले के अंदर जब भी परसेंटेज लिखेंगे ना आप, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करके। आरओई कितना है, 0.20। 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 करो, 0.08। तो क्या मैं इसको 8% बोल सकता हूं, है ना? 0.08 इज 8%। अब ग्रोथ मिल गया। अब हमारे फॉर्मूला क्या है बताओ, राइट? तो D1 है क्या मेरे पास, है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर लूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा के ई का। तो D1 अपॉन P0 प्लस G, D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100, राइट? तो D1 है बेटा हमारा 4 रुपीज, P0 है 40 प्लस ग्रोथ 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 100, 18% आना चाहिए। 4/40 किया तो 0.10 आएगा, 0.10 में ऐड करो 0.08 तो 0.18 हो जाएगा। 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया बेटा, दिस कम्स टू 18। कैसा लग रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हम लोग मेथड नंबर 5 देखेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ये आपको आपको ट्राई करना है, ठीक है? देखते हैं आपको आता है कि नहीं। कैलकुलेट के ई यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, राइट? अब इसमें लिखना बेटा D0 रुपीज 9, D0 रुपीज 9, डिविडेंड पे आउट रेशियो 70%, ROE 20%, T0 95.4 रुपीज, P0 95.4 रुपीज आंसर। अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सबसे पहले आपको जी निकालना है, राइट? जी निकालना है बेटा, ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आरओई करेंगे, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आरओई करेंगे, राइट? अब आरओई तो मेरे पास है, आरओई मेरे पास है, क्या नहीं है? तो रिटेंशन रेशियो कैसे आएगा? रिटेंशन रेशियो यानी क्या, जितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसका परसेंटेज। तो मैंने कितना डिविडेंड दे दिया परसेंटेज में, 70% डिविडेंड दे दिया, मतलब मैंने 30% रिटेन किया। समझ में आ रहा है? तो रिटेंशन रेशियो कैसे आएगा, अगर मैं 100% में से 70% डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस करूं तो 30% क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो। अच्छा मुझे बताओ, अगर रिटेंशन रेशियो 40% है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना, 60% रिमेनिंग, राइट? इट मींस बेटा हमको याद रखना है कि DPR
डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो, ये दोनों मिलाकर होता है 100% किसका? ईपीएस का। यानी ईपीएस का 100% इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो। आपको हमेशा याद रखना है, डीपीआर अगर 20% है तो रिटेंशन रेशियो 80% रहेगा, रिमेनिंग, है ना। तो ये हो गया बेटा, रिटेंशन रेशियो 30% हो गया। आरओई है मेरा 20%। ROE is 20%. So 30% into 20%. So 30% can be written as 0.30. ROE can be written as 0.20, right? 0.06 आता है क्या, बताओ आप? 0.06 मतलब 6%। 0.06 और 6%। ग्रोथ आ गया। अब फॉर्मूले में क्या चाहिए मुझे? D1 है क्या मेरे पास? नहीं है। तो D1 लाने के लिए D0 प्लस ग्रोथ। तो D0 है 9 और ग्रोथ है 6%। 9 में 6% बढ़ाओ, 9.54 रुपीज आएगा D1। 3 आ रहा है बेटा? हाँ, गुड, वेरी गुड बेटा। E D1 अपॉन P0 प्लस G करेंगे क्योंकि ग्रोथ मॉडल है, मल्टीप्लाइड बाय 100। D1 इज 9.54 और 95.4 रुपीज हमारी मार्केट प्राइस है बेटा, प्लस जी, जी है 0.06, राइट, इनटू 100। देख कितना होगा, 16% आना चाहिए, राइट। बोलो कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? एनी डाउट्स? समझ रहे हैं लिंक कैसे लग रही है? हाँ, आ जाओ। हमारा केई चल रहा है बेटा, और केई का हमारा एक मेथड नंबर 5 बाकी है, ठीक है। केई का मेथड नंबर 5। हाँ, देखो हमने कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल किया, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल किया, कांस्टेंट अर्निंग मॉडल किया, अर्निंग ग्रोथ मॉडल किया, राइट। अब हम देख रहे हैं बेटा मेथड नंबर 5, मॉडल नंबर 5। मॉडल नंबर 5 है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? CAPM। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? CAPM, राइट। ये कहाँ लिख रहे हैं हम लोग? जहां हमने जगह छोड़ी थी वहां लिखना है हमको। हाँ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, ठीक है। अब ये मॉडल यूज करके हमको क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट, KE फाइंड करना है बेटा। तो बहुत सिंपल है, देखो पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आर कैपिटल, एफ स्मॉल, RF प्लस, ये सिंबल किसका है? बीटा, RF प्लस बीटा इनटू RM
माइनस आर एफ, राइट। दिस इज मॉडल नंबर 5, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला बेटा आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, अब समझना ये क्या है, फॉर्मूला क्या है ये समझो। देखो, से फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग लिखना मत, हाँ, अभी सिर्फ आप लोग देखो, लिखना मत। सपोज बेटा आपके पास दो ऑप्शन है कि आप या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इन शेयर मार्केट, राइट। मुझे बताना बेटा रिस्क कहां पे ज्यादा होगा। शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा होगा, राइट, रिस्क इज हाई। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा तो रिस्क इज वेरी लो। मैं लो भी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वेरी लो। कोई कोई तो बोलते हैं कि जीरो रिस्क है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमारा पैसा डूबता नहीं। हाँ, हाँ, ये अलग बात है कि रिटर्न कम मिलेगा पर रिस्क बहुत कम है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है ना। अब समझना बेटा, जो बीटा है ना, बीटा, बीटा, बीटा जो है बेटा वो रिस्क का मेजर है। मतलब बीटा से हम लोग रिस्क को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिस्क वेरी लो है, राइट, तो इसका बीटा होता है जीरो। जीरो मतलब रिस्क है ही नहीं, राइट। और शेयर मार्केट का बीटा होता है बेटा वन। शेयर मार्केट का जो बीटा होता है वन। क्यों वन? क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। आप मुझे बताओ, मान लो एक एक कंपनी है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड नाम की, राइट। इसका जो रिस्क है वो वेरी हाई है। वेरी हाई मतलब शेयर मार्केट से भी ज्यादा रिस्क है। हाँ, तो इसका बीटा कितना होगा? वन तो शेयर मार्केट का है, मतलब शेयर मार्केट का रिस्क हाई है, तो हाई रिस्क का बीटा कितना है? वन। तो एक्स लिमिटेड का तो रिस्क शेयर मार्केट से भी ज्यादा है, तो उसका भी बीटा वन थोड़ी हो सकता, उसका बीटा मोर देन वन होगा। मोर देन वन, देखो सिंपल है, बीटा जितना ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा। अगर किसी कंपनी का बीटा बहुत ज्यादा है मतलब ज्यादा रिस्क है, किसी कंपनी का बीटा कम है मतलब रिस्क कम, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मोर देन वन बीटा है, बीटा मोर देन वन है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा जीरो, क्यों, रिस्क है ही नहीं। शेयर मार्केट का बेटा वन, क्योंकि रिस्क हाई है। वेरी हाई नहीं बोलेंगे, हाई है। पर किसी कंपनी का रिस्क शेयर मार्केट से भी ज्यादा है तो उसका बीटा बेटा मोर देन वन होगा। मतलब 1.2, 1.5, 1.8, मोर देन वन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट अगर करो तो आपको रिटर्न मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मोर देन वन, दैट इज, तो मैं 1.5 लेता हूँ। बेटा कितना? अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है बेटा वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो रिटर्न कितना मिलेगा? 6। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है ना। अगर मैं आपको ये बोलो कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करो तो हाउ मच रिटर्न यू विल अर्न? 6। अगर मैं बोलूं कि आप नहीं शेयर मार्केट में करो तो आप कितना कमाओगे? 10।
क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके 4% ज्यादा कमा रहे हो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट, राइट? तो शेयर मार्केट में हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा तो हमको 4% ज्यादा मिलता है, ठीक है? तो अब हमारा जो फॉर्मूला है बेटा, हमारे फॉर्मूले के अंदर ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या क्या किया हमने फॉर्मूले में? आर एम माइनस आर एफ, राइट? अब देखना, इसका मीनिंग समझना बेटा, मीनिंग समझना। ये जो है ना, ये आर एफ है, कौन सा? रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आर एफ। आर एफ का फुल फॉर्म, आर यानी रिटर्न, एफ यानी रिस्क फ्री। एफ यानी क्या? एफ मतलब फ्री बोलते हैं ना हम लोग, तो एफ मतलब रिस्क फ्री। रिस्क फ्री मतलब रिस्क है ही नहीं, रिस्क है ही नहीं, रिस्क फ्री। शेयर मार्केट के रिटर्न को मैं बोलता हूं आर एम। आर मतलब रिटर्न, एम मतलब मार्केट, मार्केट का रिटर्न, शेयर मार्केट का रिटर्न। तो मैंने क्या किया बेटा फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या लूंगा मैं? 10। आर एम कितना है? 10। और यहाँ पे क्या लूंगा? 6। तो 10 माइनस 6 मतलब 4। तो ये जो 4 है, ये 4 जो है, 4 को मैं क्या बोलूंगा? रिस्क प्रीमियम। 4 क्या है? रिस्क प्रीमियम। मीनिंग समझ में आ रहा है रिस्क प्रीमियम का क्या? अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मतलब मैं रिस्क ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं? अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वेदर आई एम टेकिंग द रिस्क और नॉट टेकिंग, तो मुझे रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। कितना? 4% ज्यादा मिलना चाहिए। तो 4% क्या हो गया? रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, राइट? तो हमारे फॉर्मूले में आगे से लिखना, वेर वेर आर एफ इज रिस्क फ्री, risk free rate of return. RF is risk free rate of return. Sample, sample return on government securities. Return on government securities. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो रिटर्न मिलता है बेटा, वो रिस्क फ्री होता है। इसका बीटा कितना रहेगा? 0, है ना? बीटा इसका 0 रहेगा। आर एम, RM, return from share market. RM is return from share market. Return from share market. Return from share market. ठीक है? अच्छा, what is RM minus RF? यानी RM 10 था, RF 6 है। 10 माइनस 6 किया, 4% क्या है? रिस्क प्रीमियम। 4% है बेटा रिस्क प्रीमियम। मतलब अगर मैंने रिस्क लिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे 4% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। 4% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यहां तक क्लियर, राइट? बीटा लिख लेना, दिस इज बीटा, दैट इज मेजर ऑफ रिस्क। ये हमारा रिस्क का मेजर है, राइट? बीटा से हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं, रिस्क ज्यादा है कि कम है। हाँ? अच्छा, अब देखो बेटा, यहां तक समझ में आया था जो मैंने एग्जाम्पल लिया? हाँ, शेयर मार्केट में 10% क्यों मिला हमको रिटर्न? रिस्क हाई। अगर एक्स लिमिटेड का रिस्क
इससे भी ज्यादा है, शेयर मार्केट से भी। और आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसमें करना है? तो आपको रिटर्न कितना मिलना चाहिए? आपको रिटर्न कितना मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए क्या? उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। राइट, क्यों? क्योंकि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं। राइट, जब आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए, है ना? अब मेरा पॉइंट समझना बेटा, मेरा पॉइंट समझना। मैंने क्या किया देखो, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, मेरा क्वेश्चन सुनना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलेगा? फोर, फोर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, हाँ, फोर। एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए? मोर देन फोर। अब देखो मैंने क्या किया, ये मैंने बीटा से मल्टीप्लाई किया है, दिख रहा है? आर एम माइनस आर एफ क्या है? रिस्क प्रीमियम, फोर, फोर। उसको बीटा से मल्टीप्लाई किया है, बीटा कितना है? एक्स लिमिटेड का बीटा कितना है? एक्स लिमिटेड का बीटा 1.5 है, यहाँ पे 1.5 आएगा, 4 × 1.5, 6, 6। मतलब बेटा अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन आप एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए? 6%, शेयर मार्केट से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो बीटा से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? क्योंकि हमको रिस्क प्रीमियम फाइंड आउट करना है एक्स लिमिटेड का। समझ में आ रहा है? तो ये मल्टीप्लाई किया, मेरा 6% आ गया। अच्छा, अब मैं आर एफ प्लस कर रहा हूं, आर एफ प्लस कर रहा हूं, मतलब मैं उसमें 6% ऐड कर रहा हूं। क्यों प्लस कर रहे हैं आर एफ? समझ में आ रहा है क्यों? लेकिन मैं तो इन्वेस्टमेंट यहां कर रहा हूं ना, मैं तो इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड में कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं बेटा एक्स लिमिटेड में। तो मुझे के ई फाइंड करना है एक्स लिमिटेड का। तो समझो, 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 बीटा 1.5, आर एम कितना? 10, आर एफ 6, 10 - 6, 4। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 4। लेकिन एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 6, बीटा से मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये 6 जो है बेटा, ये तो एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 6। यानी सिंपल है बेटा, अगर मैं एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मुझे कम से कम कितना मिलना चाहिए? आर एफ, ठीक। मतलब गवर्नमेंट जितना दे रहा है उतना तो मुझे कम से कम मिलना चाहिए, प्लस, प्लस ये 6% रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए एक्स्ट्रा। अगर मैं खाली आपको एक्स्ट्रा दे तो चलेगा क्या? नहीं, आप तो क्या बोलेंगे, मुझे पूरा रिटर्न चाहिए। तो पूरा रिटर्न कैसे आएगा? मिनिमम गवर्नमेंट जितना दे रही है वो मिलना चाहिए, 6%, प्लस जितना मैंने रिस्क लिया उसका रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब 6 और 6 12, 12% क्या है? इतना शेयर होल्डर को रिटर्न मिलना चाहिए। शेयर होल्डर को रिटर्न मिलना चाहिए तो रिटर्न देगा कौन? उनको कंपनी देगी। कंपनी कौन देगी? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के लिए क्या बन जाएगा ये? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शेयर होल्डर के लिए रिटर्न है, उसके लिए इनकम है, पर कंपनी के लिए क्या है? समझा फॉर्मूला कैसा है? हाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। आर एफ देखो, सॉल्व करने में बहुत सिंपल है, मैं आपको रटा दूं, 1 सेकंड में आप समझ जाओगे हाँ वैसे करना है। पर वो कंसेप्ट जब समझोगे ना तो आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी। राइट, और फाइनल में भी फिर ये रहने वाला है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। पूरा कॉपी कर लिया है हमने। चलो एक क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ बेटा? 9 तक हुआ, 10 हुआ? 10 हो गया, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट के ई, कैलकुलेट के ई यूजिंग CAPM मॉडल।
CAPM मॉडल मत लिखो, क्योंकि CAPM के अंदर M मतलब क्या, मॉडल। फुल फॉर्म क्या है CAPM का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। RF, फुल फॉर्म बोलो RF का, रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री RF यानी रिस्क फ्री। कहां से रिस्क फ्री होता है रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। ये समझो कि हमको गवर्नमेंट 5% रिटर्न दे रही है। शेयर मार्केट RM लिखो, RM मतलब शेयर मार्केट कितना रिटर्न दे रहा है हमको, 12%। शेयर मार्केट हमको 12% रिटर्न दे रहा है। बीटा, कंपनी का बीटा कितना है, कंपनी का बीटा है 1.1। कंपनी का बीटा है बेटा 1.1, राइट। स्टार्ट करना आंसर, KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF है 5 प्लस बीटा है बेटा 1.1, RM है 12 और RF है 5। आपको बैकवर्ड सॉल्व करना चालू करना है, बैकवर्ड सॉल्व करना। 12 माइनस 5 कितना, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 7.7 क्या है। अच्छा 12 माइनस 5 क्या है, 7, 7 क्या है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना, एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम कितना है अपना 7%। 7 इंटू 1.1 करेंगे, 7.7 भी रिस्क प्रीमियम है, लेकिन ये रिस्क प्रीमियम किसका है, वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो, जिस कंपनी का मैं KE निकाल रहा हूं, राइट। और 7.7 प्लस 5 कितना, 12.7% आएगा KE। नहीं, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमको ये, स्टेप नंबर 2 वाले, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन ये तभी कर पाएंगे हम लोग जब हमको ये चारों कैलकुलेट करते आना चाहिए। और अभी क्या चल रहा है अपना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चल रहा है। मतलब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 5 मॉडल है, ये हमारा लास्ट मॉडल था, CAPM मॉडल, राइट। आज एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट KE, कैलकुलेट KE। RF 6%। अब देखो मॉडल का नाम नहीं दिया है, सिर्फ क्या बोला है, कैलकुलेट KE। तो क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा क्या कौन सा मॉडल यूज करना है, क्योंकि देखो पहले 4 मॉडल जो है हमारे, उसमें RF कहीं नहीं आता, बीटा कहीं नहीं आता। तो बीटा दिखा, RF दिखा, समझ आना ये अपना 5वां मॉडल है। हाँ, CAPM। RF 6%, बीटा 1.5, रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम लिखना बेटा 4%, रिस्क प्रीमियम 4%। ठीक है, व्हाट इज रिस्क प्रीमियम, RM माइनस RF, राइट। तो रिस्क प्रीमियम यानी बेटा RM माइनस RF कितना दिया हुआ है, दैट इज 4%। यानी मेरा फॉर्मूला आप देखो, फॉर्मूले में बेटा RM माइनस RF है, तो उन्होंने हमको RM माइनस RF सॉल्व करके दे दिया, वो ब्रैकेट दे दिया है हमको, ठीक है। KE RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF इज
6 बीटा। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करके 4% आ गया। क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम दिया है बेटा, रिस्क प्रीमियम, हाँ मतलब 4%। अब बैकवर्ड सॉल्व करो, 4 इंटू 1.5 किया 6, 6 प्लस 6 सिंपल है, कोई डाउट? नहीं बेटा, समझ में आया अच्छे से? हाँ, तो हमने क्या कंप्लीट किया अभी? केई कंप्लीट हो गया अपना आज, राइट? आज अपना केई कंप्लीट हो गया। हाँ, तो देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है हमको, ये 2 स्टेप्स में करना है। केई ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये हमारा हो गया, डन। इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। कल क्या करेंगे हम लोग? कल हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी करेंगे और ये दोनों भी कर लेंगे। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ समझो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 5 मॉडल है, रिटेन्ड अर्निंग में एक ही मॉडल है, एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट में भी दो दो फॉर्मूले हैं, सिंपल सिंपल। सिर्फ के ई थोड़ा सा लेंदी था, कि लेंदी नहीं है, ये सिंपल है। तो अपन ट्राई करेंगे कि कल अपना ये तीनों भी हो जाएगा, ठीक है? तो चल एंड करते हैं बेटा क्लास, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और कल हम लोग फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे, राइट? टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।